नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एमआर क्लासेस में। मैं मनोज कुमार। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें और इसके कंटेंट का लाभ उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और रोज़ ही की तरह आज भी मैं फिर से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्वेश्चंस का जो कंटेंट का क्वालिटी है वो बरकरार रहे और इररिलेवेंट ना हो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसे देखें और इसका डिटेल एनालिसिस भी मैंने किया है। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है कि विच इंडियन सिटी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गॉट इट्स फर्स्ट मैनुअल क्लीनिंग रोबोट नेम्ड बैंडिकूट। ठीक है, तो कौन सा नॉर्थ ईस्ट का पहला सिटी है जिसको मैनुअल क्लीनिंग के लिए जो रोबोट मिला हुआ है, पहला रोबोट बैंडिकूट। और तो मैनुअल क्लीनिंग क्या होता है, मैनुअल क्लीनिंग क्या होती है वो देखते हैं हम। तो मैनुअल क्लीनिंग क्या होती है, मैनुअल क्लीनिंग जो सीवरेज और जो सेप्टिक टैंक वगैरह जो होती है, ठीक है, वो रोड किनारे या फिर घर के अंदर, तो मैनुअली आज तक मैनुअली ही किया जाता है। 80 to 90% जो क्लीनिंग हो रही है, 80 to 90% क्लीनिंग जो हो रही है वो मैनुअली ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स जो हैं, जो क्लीनिंग के लिए जाते हैं, उनकी इस दौरान मौत हो जाती है। तो ये जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है, रोबोट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका जवाब है दोस्तों, इसका जवाब है गुवाहाटी। गुवाहाटी एक ऐसी पहली सिटी बन गई है नॉर्थ ईस्ट की जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है ऑटोमेटिक मैनुअल क्लीनिंग रोबोट इनके पास आया है। ठीक है, और गुवाहाटी तो ये मैनहोल क्लीनिंग जो है ये सी एस आई आर जो CSIR स्कीम के तहत इसे मिला हुआ है। ठीक है, CSIR स्कीम के तहत मिला हुआ है, और इसका स्पॉन्सर था इंडियन ऑयल। इसका स्पॉन्सर कंपनी था इंडियन ऑयल। ठीक है, स्पॉन्सर कंपनी इंडियन ऑयल थी। और अभी नॉर्थ ईस्ट जो ये शहर है ये आसाम आसाम राज्य में पड़ती है, और ये आसाम राज्य जो है, आसाम राज्य के गुवाहाटी शहर जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड शहर है, और इसको गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है गुवाहाटी को। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग जो मैनुअल सैनिटेशन वर्कर जो है उसका स्टेटस डालते हैं कि क्या है उसका रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी इंडिया में एक स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट की बॉडी है, एनसी NCSK। ठीक है, NCSK, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी बॉडी है। इन्होंने एक सर्वे किया था 2017 से लेके 2019 तक, 2017 से लेके 2019 तक एक सर्वे किया था। इस सर्वे के अनुसार जो है, जो मैनुअल सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं, जो क्लीनिंग मैनुअली करते हैं, तो इनका जो क्लीनिंग के दौरान ही 282, अभी तक 282 जो वर्कर्स हैं वो क्लीनिंग के दौरान ही डेड हो गए। ठीक है, मारे गए। तो ये तो गवर्नमेंट की बॉडी है, बट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिन्होंने एक इसी दौरान एक सर्वे किया था। इस इंडिपेंडेंट बॉडी का नाम SK है। इसका फुल फॉर्म है सफाई कर्मचारी आंदोलन। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसी दौरान सर्वे किया था 17-19 में। तो इस दौरान इन्होंने पाया कि 429 वर्कर्स अभी तक क्लीनिंग के दौरान मारे गए।
तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना ज़रूरी है ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग। जो मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल क्लीनिंग के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम जो है ये कितना ज़रूरी है, और इंडिया के हर राज्य के लिए ये बेहद ही ज़रूरत चीज़ वाली चीज़। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है गुवाहाटी। पहला क्वेश्चन का आंसर गुवाहाटी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर गुवाहाटी है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन विच स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन लॉन्चेस इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल चॉपर सर्विसेज रिसेंटली। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने रिसेंटली किस स्टेट में कॉमर्शियल जो चॉपर सर्विसेज है वो स्टार्ट किया है? ठीक है, तो इसका जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से सवाल निकल के आता है कि कहाँ से कहाँ तक सर्विसेज स्टार्ट हुई। तो ये देहरादून शहर से न्यू टेहरी, न्यू टेहरी, श्रीनगर और गौचर, गौचर शहर तक सर्विसेज स्टार्ट की गई अभी। और जो चॉपर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है ये पवन हंस लिमिटेड है। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड जो है ये चॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन निकलता है कि अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है, मिनिस्टर कौन है अभी? तो इसका जवाब है हर्षदीप सिंह पुरी। हर्षदीप सिंह पुरी जी जो है अभी यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है। और फ्यूचर में अभी दो और नेटवर्क को जोड़ने की बातें चल रही हैं। इसमें है देहरादून शहर को जो है रामनगर, पंतनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरगढ़ से जोड़ा जाएगा। और दूसरा जो नेटवर्क है देहरादून शहर को देहरादून शहर को मसूरी से जोड़ने का बातें चल रहा। तो ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये फ्यूचर में स्टार्ट होने वाला है, बट ये अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका जवाब है उत्तराखंड। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच पावर जनरेशन कंपनी इन इंडिया अचीव highest daily gross power generation on 28th July, that is 977.07 MU million यूनिट। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये बोल रहा है कि कौन सा पावर जनरेशन कंपनी जो है इंडिया में वो हाईएस्ट डेली ग्रॉस पावर जनरेशन जो होता है, जो डेली ग्रॉस पावर जनरेशन जो होता है कंपनी का, वो हाईएस्ट अभी तक का अचीव किया है। और ये अचीवमेंट जो है 28 जुलाई को किया गया। तो इसका जवाब है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी ने ये रिकॉर्ड पावर जनरेशन वन डे का अचीव किया है। तो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं कि अभी पावर जनरेशन कंपनी में जो इंडिया में टॉप कितने हैं और कहाँ पे हैं। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स हमने बनाया था यहाँ पे। तो पहली कंपनी है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, ये लोकेशन मध्य प्रदेश पे है। इसकी कैपेसिटी जो है पावर जनरेशन की 4760 मेगावाट। ठीक है, और ये कंपनी ऑन्ड बाय एनटीपीसी है। दूसरा चीज है कि दूसरा जो पावर जनरेशन कंपनी है वो मुंड्रा थर्मल पावर स्टेशन है। ये लोकेशन गुजरात पे है और इसकी कैपेसिटी है 4620 मेगावाट। और इस ये ऑन्ड बाय अडानी पावर। और तीसरे नंबर पे जो इंडिया में आती है वो मुंड्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आती है। इसका लोकेशन गुजरात है और कैपेसिटी 4000 मेगावाट, और ऑन्ड बाय सीजीपीएल, सब्सिडियरी ऑफ टाटा पावर। सीजीएल कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड कर गया इसका फुल। ठीक है,
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपनी है कि अभी जो बिगेस्ट पावर जो जनरेशन कंपनी है ये विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, और ये इंडिया में अभी हाईएस्ट कैपेसिटी है, और इसका ऑनर है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी एक अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां शामिल है, बट मेजर जो स्टेक है, मेजर स्टेक होल्डर जो है ये एनटीपीसी है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च एन ई बुक ऑन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर एसयूडी। क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्होंने अभी एक रिसेंटली ई बुक लॉन्च किया है। वो ई बुक रिलेटेड है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस से। किसके ट्रीटमेंट से? वो है एसयूडी, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ऐसी चीज होती है जैसे कि ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है? सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग ले रहे हैं अपने बॉडी में, जैसे कि तंबाकू खा रहे हैं, या फिर कोई ड्रग ले रहे हैं, या फिर कोई अल्कोहल ले रहे हैं, या फिर कुछ कुछ भी कॉफ़ी चाय कैफीन कुछ भी ले रहे हैं, तो उसका क्या असर पड़ रहा है। ठीक है। और उससे जो डिसऑर्डर पैदा होता है, तो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एसयूडी नाम दिया गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए रिसेंटली एक ई बुक लॉन्च किया गया है, और इसमें स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लिखा गया। ठीक है। तो आपको बताना है कि किन्होंने ये लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी है, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन है, तीसरा ऑप्शन प्रकाश जावड़ेकर है, और चौथा ऑप्शन रमेश पोखरियाल। तो इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे कि यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव एमओयू रिलेटेड टू मेडिसिन एंड होम्योपैथी विथ विच कंट्री। तो आपको बताना है कि यूनियन कैबिनेट ने अभी रिसेंटली जो एमओयू बहुत पहले साइन किया था, ये एमओयू साइन किया गया था नवंबर 2018 में। नवंबर 2018 में साइन किया गया था। तो आपको ये बताना है कि ये अप्रूव किया गया अभी, रिलेटेड है मेडिसिन से और होम्योपैथी से। तो अभी रिसेंटली आई थिंक 29 जुलाई को ये अप्रूव किया गया। 29 जुलाई को। ठीक है। 29 जुलाई 2020। तो ये किस कंट्री से एमओयू साइन किया गया था? तो इसका जवाब है श्रीलंका पहला ऑप्शन में, दूसरा नाइजीरिया, तीसरा साउथ अफ्रीका, और चौथा जिम्बाब्वे। तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। ठीक है। इसका आंसर जिम्बाब्वे। तो इसमें क्या किया गया था कि एमओयू साइन किया गया ताकि जो दोनों कंट्री हैं एक दूसरे से मेडिकल और होम्योपैथी से रिलेटेड चीज़ों से नॉलेज शेयर कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे का कैपिटल कहाँ है? तो जिम्बाब्वे का कैपिटल जो है हरारे। हरारे। ठीक है। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे। ये जाम्बिया रिवर के किनारे स्थित है, और ये आई थिंक साउथ अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीका का साउथर्न कॉर्नर पे है। 6th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है कि विच प्रोजेक्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ईयर 2020। ठीक है। तो
ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट है इनमें से जिनको प्रेस्टिजियस प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 ये साल में दिया गया। तो इसमें से देखिए सारे के सारे मिशन है, प्रोजेक्ट्स हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ भारत, तीसरा ऑप्शन है नमामि गंगे, चौथा ऑप्शन है इंदिरा आवास योजना। तो इसका जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट हुआ था जून के जून के 2014 में। ठीक है, जून के 2014 में स्टार्ट हुआ था। और इसका मेजर जो मेजर जो कंसर्न और मेजर जो टारगेट था वो था पोल्यूशन को कंट्रोल करना। और बहुत ज़्यादा गंगा नदी उस टाइम पॉल्यूटेड थी, और अभी अभी काफ़ी हद तक सुधार आई है। और कंजर्वेशन और रेजुवेनेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन जैसे कि क्या होता है कि नदी के किनारे हम लोग बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो काट देते हैं, तो जिसके कारण से वहाँ की जो मिट्टी है वो बह के नदी में चली जाती है। और इससे क्या होता है कि नदी का जो गहराई है वो कम हो जाती है और उसका विस, विस, विस्तारण ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ भी लगाया जा रहा है ये गंगा नदी के किनारे, और साफ सफाई पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कि अर्थ साइंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंट 2020 इन कैटेगरी ऑफ लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड टू होम। तो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने रिसेंटली नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 अनाउंस किया है। उसमें लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो सुदीप्ता सेन गुप्ता, प्रोफेसर अशोक साहनी, डॉक्टर आई शेखर और डॉक्टर कृष्णा रेड्डी है। ये सब रिलेटेड है, मोस्टली सभी इन्वायरमेंट स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड लोग हैं। तो इसमें प्रोफेसर अशोक साहनी को मिला है लाइफ टाइम एक्सीलेंट अवार्ड। ठीक है, तो इसकी जो नेशनल अवार्ड है एक्सीलेंस, नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2020 जो है, इसमें जो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड है इसकी प्राइज मनी जो रहती है वो 5 लाख रुपीज़ रहती है, 5 लाख रुपीज़, और प्लस एक ट्रॉफी। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ और एक ट्रॉफी। तो ये अशोक साहनी जी को मिला। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव सोशल मीडिया लॉ इन इट्स पार्लियामेंट? कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली अपने पार्लियामेंट में अप्रूवल दिया है सोशल मीडिया लॉ को? ठीक है, तो ऑप्शंस में आते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, तीसरा ऑप्शन है टर्की, चौथा ऑप्शन है चाइना। तो कौन सा कंट्री है जिन्होंने अभी अपने पार्लियामेंट में अप्रूवल दिया है सोशल मीडिया लॉ को? ठीक है, तो इसका आंसर है टर्की। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग टर्की ने, जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, तो ये सब का कंट्रोल बॉडी जो है, वो कंट्रोल बॉडी जो वो पेरेंट कंपनियां हैं वो होती हैं। तो मेन उद्देश्य इसका यही है ये लॉ पास करने का कि टर्की चाहती है कि जो भी कंटेंट है उसका कंट्रोल और ऑथराइज्ड जो पर्सन हो वो टर्की से हो। जो भी टर्की, ऑल ओवर टर्की में जो भी चीज़ें सर्कुलेट होगी, तो मेन चीज़ वही है इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब टर्की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो टर्की कहाँ पे स्थित है?
टर्की जो है एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री क्या होती है? जो दो कॉन्टिनेंट के बीच में जुड़ी हुई है। तो पहला कॉन्टिनेंट इसमें आता है वेस्टर्न एशिया और दूसरा है साउथर्न यूरोप। ये वेस्टर्न एशिया का अप्रॉक्स 80% पार्ट जो है टर्की का, वो वेस्टर्न एशिया में, ठीक है। और जो 20 to 30% जो पार्ट है वो साउथर्न यूरोप में, साउथर्न यूरोप में। तो इसे बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री, ठीक है। और इसका कैपिटल अंकारा, अंकारा, ANKARA, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, PM Modi recently inaugurated online Supreme Court building of which country? PM मोदी ने अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया है एक कंट्री का सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग। तो उस कंट्री का क्या नाम है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, मॉरिशस। तो रिसेंटली अभी 30th जुलाई को 30th जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है प्रविंद जुगन्नाथ, प्रविंद जुगन्नाथ जॉइंटली इन्होंने अभी वर्चुअल ऑनलाइन इन्होंने अभी वर्चुअली इनोग्रेट किया है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग को, ठीक है। तो इस बिल्डिंग के लिए इंडिया ने फंडिंग किया था 28.12 मिलियन US डॉलर। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इंडिया ने फंड किया था मॉरिशस को 28.12 मिलियन डॉलर, ठीक है। और और भी दो प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया ने फंडिंग किया है, और भी दो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग किया है, बट अभी उनका इनोग्रेशन हुआ नहीं है। और मॉरिशस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मॉरिशस जो है, मॉरिशस का कैपिटल जो है, मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी चौथा लास्ट क्वेश्चन, ये 10वां नंबर क्वेश्चन है। Which state or union territory has recently withdrawn 1971 circular which mandated a NOC, non-objection certificate for land acquisition by military forces? तो इसमें बता रहा है कि पूछ रहा है कि कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने 1971 का सर्कुलर जो था लैंड एक्विजिशन का, कोई भी मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा, आर्मी फोर्सेस, एयर फोर्सेस, BSF, CRPF, CSF, तो उसको चेंज किया है और उसको हटा दिया। तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। इसका जवाब जम्मू कश्मीर है। पहले क्या था, पहले क्या था कि 1971 में एक सर्कुलर लाया गया था कि कोई भी जो मिलिट्री फोर्सेस है, BSF, आर्मी, एयरफोर्स, CRPF, CISF, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो मिलिट्री फोर्सेस है हमारे, तो वो वहाँ पे अपना बेस कैंप नहीं बना सकते। बेस कैंप बनाने के लिए उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से लेना पड़ता था। बट अभी रिसेंटली इसको हटा दिया गया, ठीक है, इसको हटा दिया गया है। और ये जो 1971 का जो सर्कुलर था, ये रिप्लेस कर दिया गया है इसे
जो इसे रिप्लेस कर दिया गया है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलेशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2000 एक्ट 2013 के द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया। अब क्या हो गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी फोर्सेज जो है, कोई भी मिलिट्री फोर्सेज है, वो यदि अपना बेस कैंप कहीं भी बनाना चाहते हैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, तो उसे एनओसी सर्टिफिकेट लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस तरह के कंटेंट रोज़ देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।